हाय, मैं अनुज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो सीरीज में हम जो कुछ भी बता रहे हैं इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप नए दर्शक हैं या नए लिसनर हैं तो इस वीडियो सीरीज का जो पहला एपिसोड है बिजनेस फाइनेंस फॉर बिगिनर्स एपिसोड 1, वहां से शुरू करें और बारी बारी से सारे एपिसोड देखें और इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में मदद मिले। और अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो कहीं कहीं इसे जो है इनकम स्टेटमेंट भी कह देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जा रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बिजनेस जो है उससे कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कहीं कहीं इसे इनकम स्टेटमेंट भी कह देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ जाना ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जा रही है। तो किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड में कोई भी बिजनेस जो उसने कितनी रिवेन्यू जनरेट किया, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है या कितना लॉस उसको हुआ है, वो इस डॉक्यूमेंट से पता चलता है। इसी से जो शेयर होल्डर्स हैं या जो आपको कर्ज देने वाले हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो लोग ये सब कुछ देख करके तय करते हैं। इससे बहुत सारी जानकारी जो है उनको समझ में आ जाती है आपके बिजनेस के बारे में। तो इसी बेसिस पर वो तय करते हैं कि आपके शेयर्स में पैसे लगाने हैं या नहीं, या फिर आपको क्रेडिट देना है या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और जनरली बिजनेसेस क्या करते हैं कि एनुअली इसे बनवाते हैं, कोई हाफ ईयरली बनवाते हैं, कोई हर 3 महीने का बनवाते हैं, मतलब क्वार्टरली, कोई है जो कि मंथली भी बनवाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है ग्रॉस रिवेन्यू या फिर ग्रॉस सेल। होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप मार्केट में सेल करते हैं, तो आपने कस्टमर को सेल कर दिया और कस्टमर जो उसने पेमेंट आपको दे दी, या आपने कस्टमर को ऑन क्रेडिट सेल कर दिया। इन सबको आप जोड़ दीजिए तो जो नंबर आपको मिलता है वो है ग्रॉस सेल या ग्रॉस रिवेन्यू। तो इसमें क्या चीजें नहीं आएंगी? पहला, रिटर्न। मान लीजिए आपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस दिया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया किसी भी कारण से। तो मान लीजिए आपने 90 डे रिफंड गारंटी दी थी या 30 डे रिफंड गारंटी दी थी, उसको पसंद नहीं आया, उसने आपको वापस कर दिया, आपने उसको पेमेंट जो वो वापस कर दिया। या अगर क्रेडिट पर उसने लिया था तब तो वो पैसे वापस करने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसे आप इंक्लूड नहीं करेंगे ग्रॉस रिवेन्यू में या ग्रॉस सेल में। इसके बाद कोई डिस्काउंट आपने दिया था वो भी इसमें नहीं डालना आपको कि चलिए स्पेशल ऑफर 20% डिस्काउंट आपने दिया था, लेकिन इसमें इंक्लूड उसे नहीं करना आपको। साथ ही साथ मान लीजिए कि आपने कोई अलाउंस दे रखा था अपने टीम मेंबर को, तो वो भी आपको जोड़ना नहीं है। जैसे कोई बड़ा कस्टमर है तो आप सेल्स टीम में जो सेल्स मैनेजर है वो उनको लंच पे ले गए थे, तो आपने अलाउंस उनको दे रखा है कि कस्टमर को लंच कराने का या चाय पिलाने का 5,000 रुपये तक का जो चार्ज है वो आप उसे दे देंगे। तो मान लीजिए कि उसने किसी बड़े कस्टमर को खाना खिलाया तो उस पर कुछ खर्च उसने किया, तो उसे भी आपको इसमें जोड़ना नहीं है। तो ग्रॉस सेल या ग्रॉस रिवेन्यू मतलब आपने प्रोडक्ट या सर्विस जो उसे सेल कर दिया आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट कस्टमर को। तो ये हो गया आपका ग्रॉस सेल या ग्रॉस रिवेन्यू। इसके बाद बात करते हैं नेट सेल या नेट रिवेन्यू, दोनों एक ही चीज है। तो ग्रॉस सेल जो है उसमें अब आप जो है जो डिस्काउंट है वो माइनस कर दीजिए, जो अलाउंस है वो माइनस कर दीजिए, जो रिटर्न आया वो माइनस कर दीजिए। तो ग्रॉस सेल में जब आप ये 3 चीजें माइनस कर देंगे कि रिटर्न, डिस्काउंट, अलाउंस,
तो जो फिगर बच जाएगा उसे कहते हैं नेट सेल रिवेन्यू या नेट रिवेन्यू या नेट सेल, जो भी आप कहें। इसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल या कॉस्ट ऑफ सर्विस सेल। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो कि आप मार्केट में सेल करते हैं, तो आइदर आप मैन्युफैक्चर करते होंगे या किसी और से बनवाते होंगे, या फिर कोई सर्विस है जो कि आप मार्केट में प्रोवाइड कराते हैं, तो उस सर्विस को प्रोवाइड कराने में आपको कुछ खर्च लगता है, तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सेल। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सेल होने से पहले तक कोई रिवेन्यू तो नहीं आई, लेकिन उसमें कुछ खर्च आपको लग गया। तो हो सकता है आप खुद बनाते हो तो रॉ मटेरियल का खर्च है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आप जोड़ लेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि कॉस्ट क्या पड़ी आपको मैन्युफैक्चर करने की। या अगर आप किसी और से ले करके सेल कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि पर यूनिट प्रोडक्शन में आपको 200 रुपए का खर्च लग रहा था, तो ये कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड सेल। मतलब जो भी सामान आपको बेचना है उसके लिए आपको कितनी कॉस्टिंग पड़ी। या मान लीजिए आप सर्विस सेल करते हैं, तो उसे भी बनाने में कुछ खर्च लगता है, तो उसे बनाने से लेकर के मार्केट में सेल करने से पहले तक जो कुछ भी खर्च आपको पड़ा, ये उस प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट है। तो इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सेल। तो अभी क्योंकि ये सेल हुआ नहीं है, याद रखना ये अभी सेल हुआ नहीं है, लेकिन आपको कॉस्टिंग पड़ चुकी है, तो यह है कॉस्ट ऑफ गुड और सर्विस सोल्ड। इसके बाद होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेल या नेट रिवेन्यू, उसमें जो आप माइनस कर दीजिए प्रोडक्ट या सर्विस जो है, गुड्स उसको बनाने का खर्च, प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने का खर्च उसमें माइनस कर दीजिए। तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि या तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या किसी से करा रहे हैं, या कोई सर्विस है जो कि आप बना रहे हैं या किसी और से बनवा रहे हैं, तो सेल होने से पहले तक कुछ कॉस्टिंग पड़ती है आपको। तो जैसे ही नेट सेल या नेट रेवेन्यू में ये कॉस्टिंग आप माइनस कर देते हैं, तो आपको जो मिलता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हम बात करेंगे सेलिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या है? मान लीजिए आपने सेल्स टीम रखी है, तुमको आप सैलरी देते होंगे, या फिर मान लीजिए आपने कमीशन एजेंट्स रखा है, तुमको आप कमीशन देते होंगे, या आपकी सेल्स टीम जो है उसे आप सैलरी भी देते हैं और एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड के बाद उन्हें जो है आप इंसेंटिव भी देते हैं। तो ये सेलिंग कॉस्ट जो है इसमें आ जाता है। इसके अलावा ट्रैवल करना, मतलब आपकी सेल्स टीम जो है वो ट्रैवल करेगी, कहीं जाएगी आएगी, मान लीजिए इन द सेम सिटी भी है या बगल वाली सिटी जो है वहां पर जाते हैं, तो ट्रैवल करने में कुछ कॉस्ट जो है वो पड़ जाता है इनको। इसके अलावा मान लीजिए कोई सेल्स प्रमोशन आप करते हैं, या अब जो है ऑनलाइन जमाना है तो आप जो है ऑनलाइन एड चलाते हैं, या ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट कुछ करते हैं, तो उसमें भी कुछ कॉस्ट आपको पड़ती है। तो ये सेलिंग कॉस्ट जो है इसमें आ जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है कि आपने जो ऑफिस रखा है तो ऑफिस के स्टाफ रखे हैं। इसके अलावा कुछ जो है आपने अलाउंसेस दिए उनको, जैसे पेटी केस। इसके अलावा कोई और खर्च है जो कि ना प्रोडक्शन में काउंट कर सकते हैं ना सेल्स में काउंट कर सकते हैं, तो वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है उसमें आप काउंट करा देंगे इसे। तो इससे आपको पता चल गया सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो इसके बाद जो है हम बात करेंगे डिप्रिसिएशन की। मान लीजिए कोई प्लांट आपने बैठाया, वहां कुछ मशीनरीज आपने बैठाई है, या कोई कंस्ट्रक्शन आपने किया है अपने ऑफिस के लिए, या आपने कोई ऑफिस स्पेस जो है वो खरीदा है, तो ईयर ऑन ईयर जो है उसकी लाइफ तो कम होगी। तो ये जो कम होता है इसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। क्यों? मान लीजिए कोई मशीन आपने ली, उसकी लाइफ मानी जाती है कि 10 साल की है,
तो हर साल 10% डिप्रिसिएशन उसमें होगा। या कोई बिल्डिंग आपने ली है, माना जाता है कि 100 साल उसकी लाइफ है, तो जैसे ही 1 साल कम हुआ 1% जो है डिप्रिसिएट हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज डिप्रिसिएट हो, लेकिन कुछ चीजें होती है जो कि डिप्रिसिएट होती है। तो ये जो है एक एक्सपेंस इसे भी मान लिया जाता है कि मान लीजिए आपने मशीनरी ली, 10 साल आपने यूज किया, उसके बाद वो चली नहीं, तो अब तो आपको दूसरी मशीन लेनी होगी 10 साल बाद। तो आपने मशीन ली, हर साल जो है उसमें 10% का जो डिप्रिसिएशन जो है वो उसमें होता चला गया। तो अकाउंट्स में जो है ये एक एक्सपेंस माना जाता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए मशीन खरीदी, 10 साल चली, तो हर साल 1 लाख रुपए जो उसका डिप्रिसिएशन होता चला गया। तो 10 साल बाद आप फिर से मशीन लेंगे तो फिर 10 लाख रुपए जो है वो आपको लगेंगे। तो ये डिप्रिसिएशन है, ये पर्सनल फाइनेंस में ये नहीं आता, लेकिन बिजनेस फाइनेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसमें आपको सेलिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो वो माइनस कर दी, तो आपको पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट जो है वो आपके बिजनेस को कितना हुआ है। तो यही प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट जो यही प्रॉफिट है जो कि बिजनेस ने जनरेट किया है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। अब ये 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है। तो ये निर्भर करता है कि कितने टाइम पीरियड पर आपने इसे बनवाया था। 3 महीने के लिए बनवाया था तो 3 महीने का आपको मिलेगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। 1 साल का बनवाया था तो 1 साल का बनेगा, तो 1 साल का जो नेट प्रॉफिट वो आपको इसमें पता चलेगा। इसके बाद होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? मान लीजिए आपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, तो उस प्रॉफिट को आपने कहीं लगा के रखा था, कहीं भी जिसमें कि आपको इंटरेस्ट मिले या डिविडेंड मिले। तो ये क्या हो गया कि ये आपका कोर बिजनेस तो नहीं था, लेकिन इससे जो है कुछ इनकम जनरेट हुई, तो इसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके अलावा कुछ आपने अचल संपत्ति जो है वो मान लीजिए कि ले ली थी, जैसे आपने कोई जमीन ले ली थी या कोई ऑफिस स्पेस ले लिया था या कोई बिल्डिंग ले ली थी, और वो बिल्डिंग जो है अब आपने सेल कर दी, तो उस पर आपको कुछ गेन हुआ। तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो वो है। या मान लीजिए आपके बिजनेस को आने वाले समय में कैश की जरूरत पड़ने वाली है और आपके बिजनेस के पास जो है कोई बिल्डिंग थी या कोई जमीन थी, वो आपने सेल कर दी, आपके पास कैश मिल गया जो कि आपको आने वाले समय में चाहिए था। तो इसमें जो आपको गेन हुआ ये नॉन ऑपरेटिंग गेन है, क्योंकि ये कोर बिजनेस आपका था ही नहीं, लेकिन आपने इससे भी इनकम जो है वो जनरेट कर ली, और जितने में आपने खरीदा था उससे ज्यादा में आपने सेल किया, तो ये प्रॉफिट हो गया आपका, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या हो गया, मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा कर्ज ले रखा था 5 साल या 7 साल के लिए, तो उस पर आपने जो है इंटरेस्ट पे किया, हर महीने करते हैं। तो जो इंटरेस्ट आपने पे किया उस कर्ज पर जो आपने ले रखा था, उसे आप काउंट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और मान लीजिए कि कोई कैपिटल एसेट थे वो आपने सेल कर दिया और आपको प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो गया, लेकिन क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी तो आपने वो कर दिया, लॉस में भी रहकर आपने सेल कर दिया। तो ये लॉस जो है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको काउंट होंगे। इसके बाद बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको हुआ है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके अलावा आपको जो भी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ उन दोनों को जोड़ दीजिए। इसके बाद इसमें आप माइनस कर दीजिए कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो जो इस टाइम पीरियड में हुआ था, तो आपको जो मिलेगा वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्योंकि आपने बिजनेस किया है
तो आपको जो है टैक्स देना ही देना है। अगर आप लॉस में मिले तो भी कम टैक्स आपको देना है, तो टैक्सेस आपको देने ही देना है। तो इसे जो है आप अगले कॉलम में काउंट कर लेंगे प्रोविजंस फॉर टैक्सेस में। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें आप माइनस कर दीजिए कि आपने कितना टैक्स दिया। तो इससे आपको पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपके बिजनेस में कितना इनकम जनरेट किया था। तो ये बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई। हो सकता है कि इस वक्त जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो है इस वीडियो को दोबारा देखिए और साथ ही साथ अपने बिजनेस का या दूसरे और भी जो बिजनेसेस हैं उन सब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखना शुरू कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये वाला वो था, ये वाला जो है वो था, और ये वाला जो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना था, मतलब इस कंपनी ने इतना जो इनकम है वो जनरेट किया था। तो इससे आपको पता चलेगा कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है या क्या है। तो जैसे जैसे इन चीजों को आप समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में आसानी हो रही है। और फाइनेंशियल टूल्स जो ये जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप जो है केवल ये डॉक्यूमेंट देख कर समझ जाएंगे कि बिजनेस के क्या हालात हैं। तो कोई भी बिजनेस आपको चलाना हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ये डॉक्यूमेंट्स आप समझेंगे तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी मिलेगी और फाइनेंशियली आपको अपना बिजनेस बिल्ड करने में या किसी और बिजनेस में पैसा लगाने में आसानी होगी। तो अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक जो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ले लेंगे।